Assalamu alaikum. I welcome you all on first introductory session for FCPS 1 ophthalmology candidates from the platform of MedHome. It's me, Dr. Huzaifar Clark. I have done my MBBS from Faisalabad and then Diploma in Ophthalmic Medicine Surgery from University of Health Sciences and my FCPS ophthalmology. Now I am doing my training in vitreoretina, that is second specialty in ophthalmology, and I am working as senior registrar in Department of Ophthalmology, Allied Hospital, Faisalabad. Why I choose ophthalmology? जब भी आप कहीं भी जाएंगे, स्पेशलिटी स्टार्ट करेंगे, तो कोई आपसे ये पूछेगा कि ऑप्थेल्मोलॉजी में क्यों आए, बल्कि आप अपने दिल से पूछेंगे। और स्पेशलिटी चूज़ करने से पहले आपने सोचा होगा कि ये स्पेशलिटी आप क्यों चूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मैंने जब ये चूज़ की तो मेरे जहन में भी ये सवाल थे। तो कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जो ऑप्थेल्मोलॉजी के बड़े स्पेसिफिक हैं, जो बाकी स्पेशलिटीज़ में नहीं हैं। तो आई विल शेयर इट विद यू कि इट्स वन ऑफ द फील्ड वेयर वी कैन बिकम अ फिजिशियन एंड सर्जन एट द सेम टाइम। जो सर्जन होता है ना, वो सिर्फ सर्जरी पे फोकस कर रहा होता है। बहुत कम मरीज़ देखते हैं, बस जो मरीज़ देखते हैं उनमें सर्जरी करते हैं। लाइक ऑर्थोपेडिक है, जनरल सर्जरी है, दे टोटली डिपेंड्स अपॉन द सर्जिकल प्रोसीजर्स। क्योंकि ओपीडी के पेशेंट बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजी ऐसा फील्ड है कि जिसमें अच्छी खासे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, जो सिर्फ ओपीडी है, जो सिर्फ एज अ फिजिशियन आप काम कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ सर्जरीज जो ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड हैं वो आप करते हैं। तो यू आर बिकम अ फिजिशियन एंड सर्जन एट सेम टाइम। कुछ लोग होते हैं जिनका शौक सर्जरी होता है, वो भी ऑप्थेल्मोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका शौक फिजिशियन बनना होता है, वो भी ऑप्थेल्मोलॉजी को चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये एट द सेम टाइम यू आर अ सर्जन एंड यू आर अ फिजिशियन। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स सेपरेट स्पेशलिटी। ऐसा नहीं है कि आप सर्जन हैं और आप ऑर्थोपेडिक के प्रोसीजर भी करे जा रहे हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आप जनरल सर्जरी के प्रोसीजर भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के अलावा कोई भी स्पेशलिटी वाला आई के पेशेंट नहीं देख सकता, वो आई की सर्जरीज नहीं कर सकता। इसलिए टोटली आप ऑल इन ऑल हैं अपनी स्पेशलिटी पे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती। बहुत थोड़ी सी जो इमरजेंसीज हैं, उसके अलावा कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी नहीं है कि जी वो हो, अगर ये ना किया, मरीज़ ना देखा तो मरीज़ मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ज़िंदगी सुकून में है, और इट कैन प्रोवाइड यू टू अर्न हैंडसम मनी। पैसे वैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, पेशेंट काफ़ी हैं, सर्जरी काफ़ी है, तो अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें अभी कंपटीशन कम है, सैचुरेशन नहीं हुई, अभी लोग, स्पेस है, बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं वो फिल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा रश हो गया है, और आपके पास आगे बढ़ने का चांसेस कम होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लेडीज़ के लिए बड़ी सूटेबल है। 8 से 2 काम करें, दिल चाहे तो क्लिनिक करें, दिल चाहे तो ना करें। तो इट्स वेरी एलिगेंट एंड वेरी नाइस एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, और बड़ी हैंडसम किस्म का इसका पैकेजेस हैं। मसलन आप देखें कि ये ऐसी बॉडी की वाइज सर्जरी है जिसमें ब्लड नहीं होता, ऐसी सर्जरी है जिसमें सूचर नहीं होता। तो अगर आपको ब्लड से और सर्जरी वाले जो इन्वायरमेंट है उससे आपको एलर्जी है, तो आप कोई साफ़ सुथरी फाइन आपकी पर्सनैलिटी है, तो फिर आप ऑप्थेल्मोलॉजी को ज़रूर चूज़ करें कि इसमें आप सर्जरी भी करेंगे और ब्लड लेस होगी और सूचर लेस होगी। तो इट्स वेरी सुटेबल फॉर यू इफ़ यू आर सच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। मोर्टेलिटी नहीं है, आँख की वजह से मरीज़ मरता नहीं है, तो इसलिए आप कंफर्टेबल हैं, पेशेंट भी कंफर्टेबल, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई मार कुटाई नहीं होती इसमें। रोज़ाना आप ये नहीं सुनते कि आज फलां को मार पड़ गई, फलां डॉक्टर को मार पड़ गई। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में मारें नहीं पड़ती, वो मरीज़ मरता नहीं है। तो ये एक सेलिएंट फीचर्स हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के, जो आप ध्यान में रखें।
अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एफसीपीएस पार्ट 1 के कैंडिडेट्स ने क्या तैयारी कैसे करनी है। मैंने पहले गुजारिश की आपसे कि जब हम लोगों ने पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया तो कोई गाइडलाइन नहीं थी, पता नहीं था क्या पढ़ना है। सीपीएसपी से एक करिकुलम लिया, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई थी, तो उसके साथ उसको फॉलो करना शुरू किया, तो इट वाज वेरी मच डिटेल्ड। लेकिन बाद में पता चला कि इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए बहुत इरेलीवेंट चीज़ें पढ़ी, बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ी जो इम्पोर्टेंट नहीं थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिस कर दी जो इम्पोर्टेंट थी। तो इसलिए ये मेड होम के जो प्लेटफॉर्म से आपको गाइडलाइन दी जाएगी और एफ सी पी एस पार्ट 1 बड़ी प्रिसाइज होगी, बड़ी टू दी पॉइंट होगी। वो चीज़ें बताई जाएंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और वो चीज़ें मिस की जाएंगी जो इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारी बुक्स में चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं कि जो इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन वो किसी टेबल में लिखी होती हैं, किसी दूर किसी कोने में लिखी होती हैं, और आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, छोड़ देते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में आ जाती हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेपर में, किताब में वो चीज़ लिखी ही नहीं होती, यानी कि आपकी जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं एनाटमी, उसकी अप्लाइड एग्ज़ाम में आ जाता है, तो वो आपने तो पढ़ा नहीं होता, तो आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, समझ नहीं आती क्या करें, ब्लैंक होके बैठे होते हैं। तो मेड होम के प्लेटफॉर्म से आपको अप्लाइड चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो कि क्या ये, अब मसलन आपने बुक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि क्या बुक्स आपने पढ़नी है, तो सबसे जो बेसिक बुक है वो है आई की एनाटमी, स्नेल्स आई एनाटमी। ये आपने सारी पढ़नी है, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट सारे लिखे हुए हैं, और ये आपका 75 to 80% जो पेपर 2 है वो ये किताब अकेली कवर कर लेगी। उसके अलावा उसके एंड में, हर चैप्टर के एंड में कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, वो आपने ज़रूर पढ़नी है। उसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेंगी, उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़नी है, उससे बहुत आइडिया होगा आपको। अच्छा, उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं। यू नीड अ साउंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनाटमी, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यूज़ पूछी जा रहा हो कि फ़लाँ मसल कहाँ लग रहा है, फ़लाँ का वॉल्यूम कितना है, एक्वस कितना, वो एक सिनेरियो बेस्ड भी पूछेगा। तो वो जब आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने रट्टा लगाया हुआ है, तो वो आपको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो मेड होम क्या करेगा? मेड होम कैन हेल्प यू इन डिस्कसिंग ईच टॉपिक सिनेरियो इन लाइव सेशंस एंड इन वीडियो लेक्चर्स अलोंग विद रिकॉल रिलेटेड टू दैट चैप्टर। तो मेड होम आपको इस तरह से हेल्प करेगा। इस स्नेल्स आई एनाटमी ना ब्लैक एंड वाइट किस्म की बुक होती है और बड़ी टफ होती है याद करनी, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। एक दफ़ा पढ़ने से तो वो समझ नहीं आती कि उसमें लिखा क्या हुआ। तो आपको नोट्स की शक्ल में, वीडियो लेक्चर्स की शक्ल में, या लाइव सेशंस की शक्ल में उसके की पॉइंट्स बताए जाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर की पॉइंट्स क्या हैं जिनको आपने याद करना है। जब वो आप की पॉइंट्स सुन लेंगे, तो उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, और आप जल्दी याद कर लेंगे उसको। एक दफ़ा दो दफ़ा पढ़ने से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, ये है एनाटमी की बात खत्म होगी। अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी की। तो इसके लिए स्नेल्स आई एनाटमी, अगेन इट विल कवर दिस एस्पेक्ट एज वेल। If you feel deficiency in it, you can consult Langman and Parson ophthalmology and Kaplan neuroanatomy. आपने जो लैंगमैन पढ़ी थी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, उसके अंदर से आई की डेवलपमेंट रिवाइज कर लें। अगर आपको यहाँ पढ़ना मुश्किल महसूस हो रहा है, जो चीज़ पहले पढ़ी हुई थी उसको दोबारा पढ़ना आसान होता है। और इसके अलावा अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट रह गया तो पार्सन की ऑप्थेल्मोलॉजी की किताब है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लैंगमैन से पढ़ लेते हैं तो मतलब इट विल हेल्प अ लॉट। उसके साथ कैप्लॉन की न्यूरो एनाटमी आपने ज़रूर पढ़नी है। मेड होम क्या करेगा? मेड होम आपकी इस डेफिशिएंसी को इस तरह पूरा करेगा कि हम आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बताएंगे कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, और कुछ की पॉइंट्स डिफरेंट बुक्स से इकट्ठा करके नोट्स की शक्ल में, कुछ निमोनिक्स की शक्ल में हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। बिकॉज यू नो, जियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी बड़ा एक वो ड्राई सा सब्जेक्ट है, बहुत रट्टा है, बहुत क्रैमिंग है। तो इसको हम इस तरह आसान करेंगे कि हम इसको डिफरेंट बुक से मटेरियल इकट्ठा करके विल ट्राई कि हम इसको आप तक बहुत इजी करके, पैलेटेबल करके आप तक पहुंचाएं। अच्छा, फिजियोलॉजी आपने कहाँ से पढ़नी है? फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर जो गाइटन के हैं वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं। इसके अलावा जॉन फेरिस की किताब है, उसके अंदर से फिजियोलॉजी के टॉपिक्स
जो पेजेस हैं वो आपने ज़रूर गो थ्रू होने हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी डेफिशिएंसी फील हो तो आप फ्रैंक नेवल की किताब, फ्रैंक नेवल की बुक है, उसका चैप्टर 2 एंड 3 वो आप कंसल्ट कर लें फॉर फिजियोलॉजी। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ मिसिंग होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यू शुड नो द ऑकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टमिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, लाइक हाइपरटेंशन, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, थायराइड आई डिजीज़। बिकॉज़ डायबिक रेटिनोपैथी कोई बेसिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है ये क्लिनिकल है, लेकिन आपके एग्जाम में आ जाता है। हाइपरटेंशन आई पे क्या इफेक्ट कर रही है, ट्यूबरकुलोसिस कैसे आई को अफेक्ट करती है, थायराइड आई डिजीज़ कैसे आई को अफेक्ट करती है, और ड्रग्स, इथम्ब्यूटोल कैसे टॉक्सिसिटी कॉज करती है, क्लोरोक्विन कैसे टॉक्सिसिटी कॉज करती है, किन किन बीमारियों से नज़र चली जाती है, ये भी आपको आनी चाहिए। ये कहाँ से मिलेंगी आपको? ये आप अपनी जो भी बुक आपने फोर्थ ईयर एमबीबीएस में पढ़ी है, आप उसको रिवाइज करें। तो हम आपकी हेल्प हम करेंगे, इसके जो इन टॉपिक्स को एक प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। इसके अलावा मैक्सिमम रिकॉल एमसीक्यूज विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। जब भी कोई टॉपिक पढ़ें उसके रिलेटेड एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें, उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में एमसीक्यू आता किस तरह से है। अच्छा, क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि जो भी एमबीबीएस में आपने फोर्थ ईयर की किताब पढ़ी थी, आपने जतोई पढ़ी थी, आपने जोगी पढ़ी थी, आपने पार्सन पढ़ी थी, जो भी आपने, उसको ज़रूर रिवाइज करें। उसमें ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने ज़रूर गो थ्रू करना है। स्पेशली डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ट्यूबरकुलोसिस, कॉन्जेनिटल एनोमलीज ऑफ द आई एंड ओकुलर ट्रॉमा, ये आपने ज़रूर इनको गो थ्रू करना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके पार्ट 1 के एग्जाम में पूछी जाती हैं। अच्छा, फार्माकोलॉजी एंड एस्थेटिक्स, जॉन पेरिस और फ्यू टेबल्स फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी, ये आपकी ये चीज़ें कवर कर लेंगे कि लोकल एनेस्थेटिक कौन से होते हैं, टॉपिकल एनेस्थीसिया क्या होता है, आई में मेडिसिन कौन सी यूज़ होती हैं, एट्रोपिन क्या करती है, साइक्लोपेन क्या करती है, बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं। ये बेसिक्स सी फार्माकोलॉजी है, ये रिवाइज है, सारा रिवीजन है। वो जो आपने थर्ड ईयर की फार्माकोलॉजी पढ़ी है उसी के अंदर से ही चीज़ें निकाली जाएंगी और वो आई के अंदर उसकी मैनिफेस्टेशन आपसे पूछी जाएंगी। तो ये आपको जॉन फेरस कवर करेगा, और अमेरिकन एकेडमी के कुछ टेबल्स हैं वो हम इंशाल्लाह रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के साथ ये शेयर करेंगे। एमसीक्यू बुक्स का बड़ा सवाल पूछा जाता है कि एमसीक्यू बुक्स कौन सी पढ़नी है। कोई स्पेसिफिक एमसीक्यू बुक नहीं है जो हम आपको रिकमेंड करें कि आपने ये पढ़नी है, जहाँ से भी, क्योंकि आई की कोई स्पेसिफिक एमसीक्यू बुक है नहीं। हर जो एमसीक्यू बुक है उसके अंदर आई का एक चैप्टर दिया होता है। तो इसलिए आप हर बुक के एंड से वो चैप्टर ज़रूर रिवाइज करें। कोई भी है, चाणक्यंस की है या कोई आमिर की है या कोई भी नोट्स हैं, वो बुक्स ज़रूर पढ़ें। उनमें जो आपको डिफ़िकल्टी हो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में गलतियाँ होती हैं, उनको की में प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज वो जिन लोगों ने सॉल्व किए होते हैं वो खुद भी पार्ट 1 के या तो कैंडिडेट्स होते हैं या फिर वो उन्होंने रिसेंटली पार्ट 1 पास किया होता है, तो वो उनकी अपनी एजम्पशन होती है कि ये आया, उनके पास की तो नहीं होती। तो हम इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेंगे कि उसके ओरिजिनल और उसकी सही की क्या है। अच्छा, एमसीक्यू इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन होता है आपका, तो इसलिए आपको जहाँ से मिले एमसीक्यू ज़रूर करें। जितना मर्जी आप थॉरली किताब को पढ़ लें, लेकिन अगर आपने रिकॉल्स नहीं किए तो आप यू आर इन ट्रबल। तो इसलिए वो रिकॉल ज़रूर आप देखते रहें। एंड मेड होम क्या करेगा? विल हेल्प यू टू प्रोवाइड करेक्ट आंसर्स, बिकॉज करेक्ट आंसर इज द मेन प्रॉब्लम, एंड वी विल प्रोवाइड मैक्सिमम रिकॉल्स रिलेटेड टू आई पेपर 2। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल कैविटी। एक टॉपिक मैंने डिसाइड किया कि हम इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर आपसे स्नेल्स आई एनाटमी का एक चैप्टर है ऑर्बिटल कैविटी, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ कैन मैड होम हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनाटमी। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन एंड फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये चीज़ें वो हैं जो आपने याद करनी है। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मसलन शेप ऑफ द ऑर्बिट क्या होती है, अब उसमें डिफरेंट शेप्स दी होंगी, राउंड है, ओवल है, डायमंड है, तो इसका आंसर है पीयर शेप। नाशपाती की तरह उसकी शेप होती है ऑर्बिट की, आगे से वो एंड उसका ओपन होता है
और पीछे से वो कोन लाइक क्लोज्ड होते हैं। वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी इज 30 ml. Bones that form the orbit, total number of bones are 7. Eyeball close to the roof of the orbit. Medial wall is more bone of the orbit, 7 bones होते हैं जो orbit बनाती हैं. So walls of the orbital cavity, roof is formed by orbital plate of frontal bone and lesser wing of sphenoid. In its anterolateral wall, there is depression for lacrimal gland called lacrimal fossa. रूफ दो बोन्स होती हैं जो रूफ बना रही होती हैं, आपने उनके दो नाम याद करने हैं। उसमें एक लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड है और दूसरी है फ्रंटल बोन। इसका निमोनिक याद करें कि वो है FSL। आसानी के लिए याद करेंगे फैसलाबाद सुपर लीग। तो F से फ्रंटल बोन और S से सफिनॉइड, लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड, FSL, लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड। और एंट्रोलेटरल वॉल में एक डिप्रेशन होती है, इसको लैक्रिमल फोसा कहते हैं, लैक्रिमल फोसा। ये डिफरेंट चीज़ है ना, एक होता है लैक्रिमल ग्रूव और एक होता है लैक्रिमल फोसा। ये जो एंट्रोलेटरल साइड पे है ना, ये है लैक्रिमल फोसा, यहाँ लैक्रिमल ग्लैंड लाई कर रहा होता है। और जो मीडियल साइड पे होता है ना, वो लैक्रिमल ग्रूव होता है और वहाँ लैक्रिमल सैक होता है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको मिक्स नहीं करना। लेटरल साइड पे लैक्रिमल फोसा है फॉर लैक्रिमल ग्लैंड, और मीडियल साइड पे हम आगे बात करेंगे वो डिफरेंट है। अच्छा, फ्लोर जो बनता है उसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। 3 बोन्स मेक्स द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। उसमें जाइगोमैटिक है, मैक्सिलरी बोन है एंड पैलेटाइन बोन है। इट सेपरेट्स द ऑर्बिटल कैविटी फ्रॉम मैक्सिलरी साइनस। जो फ्लोर है वो फ्लोर के नीचे मैक्सिलरी साइनस होता है, तो ऑर्बिटल जो कंटेंट हैं उनको साइनस से सेपरेट कर रहा होता है फ्लोर। Posteriorly, floor is separated from the lateral wall by inferior orbital fissure. याद रखें कि पोस्टीरियर साइड पे जो फ्लोर है वो लेटरल वॉल से सेपरेट होता है, और वो सेपरेशन क्या चीज़ कर रही होती है, दैट इज इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसका निमोनिक है कि आपको ये 3 बोन्स याद रहें, तो ये है ZMP। Z से जाइगोमैटिक, M से मैक्सिला और P से पैलेटाइन बोन। तो ये फ्लोर का याद करने का यही है कि निमोनिक अपने जहन में रखें। Medial wall, it is the thinnest wall of the orbit. 4 bones make this wall. Medial wall में 4 bones होती हैं, सफिनॉइड, लैक्रिमल, एथमॉइड एंड मैक्सिला। इनको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप ये जहन में रखें कि ये थिनेस्ट वॉल है, यानी कि स्लिम। थिन क्या होता है, स्लिम। तो स्लिम के स्पेलिंग क्या होते हैं, SLIM। तो आप अगर आई को ई से रिप्लेस करें तो ये बनेगा स्लिम। स्लिम जहन में रखिए, लेकिन आई के बजाय ई को लगा लें, तो इससे आपका निमोनिक हो जाएगा मीडियल वॉल का। उसमें S से सफिनॉइड, L से लैक्रिमल, E से एथमॉइड, M से मैक्सिला। तो इससे दो चीजें याद हो जाएंगी, ये भी याद हो जाएगा ये स्लिम है, थिन है, वीक है, और ये भी याद हो जाएगा कि ये 4 बोन्स कौन सी हैं जो ये मीडियल वॉल बना रही हैं। अच्छा, on the anterior part of the medial wall there is groove for lacrimal sac. Groove is formed by lacrimal bone and maxillary bone. ये ग्रूव की मैंने पहले आपको गुजारिश की कि मीडियल वॉल में जो ग्रूव होता है वहाँ लैक्रिमल सैक होता है, और जो लेटरल साइड पे लैक्रिमल ग्लैंड के लिए एक फोसा होता है। तो ये लेटरल और मीडियल का जरा ज़हन में रखिएगा। लैक्रिमल लेटरल साइड पे लैक्रिमल ग्लैंड होता है ऑर्बिट के, और मीडियल साइड पे लैक्रिमल सैक होता है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आपने भूलना नहीं, बिकॉज मैंने देखा मल्टीपल क्वेश्चंस में ये दोनों अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं कि जी लैक्रिमल सैक कहाँ होता है, मीडियल वॉल में, सुपीरियर वॉल में, इंफीरियर वॉल में, लेटरल में। तो उसका सही आंसर सैक का मीडियल एंट्रोमीडियल है। अच्छा, आगे आता है लैटरल वॉल। लैटरल वॉल 2 बोन से मिलकर बनती है, उनमें एक सफिनॉइड है और एक है जाइगोमैटिक बोन। आप ना एक दफ़ा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नेटर का एटलस जो आप लोगों ने एनाटमी में है, उसमें एक दफ़ा इन बोन्स को ज़रूर रिवाइज करने के लिए वो एटलस ज़रूर देखें। और ये निमोनिक्स के साथ
एक दफ़ा आप देख लें तो इंशाल्लाह आपको ये सारी बोन्स दोबारा भूलेंगी नहीं और याद रहेंगी और एग्जाम में यहाँ पे काम आएंगी। Anteriorly, lateral wall and roof is continuous, but they are separated posteriorly by superior orbital fissure. पीछे आपने देखा inferior orbital fissure, यहाँ पे है superior orbital fissure. किस किस के दरमियान होता है? Lateral wall and roof. इसके दरमियान anteriorly जो separation है, posteriorly वो separate हो रही है, वो है superior orbital fissure के साथ. आगे हम बात करें कि ये superior orbital fissure और inferior orbital fissure के contents सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को इसके कंटेंट याद करने बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के हवाले से। तो इसका निमोनिक जो मैंने बनाया है वो है LFT 36N। तो LFT मैं आपको बताता हूँ कि LFT कैसे बनता है, बहरहाल याद रखिए। इट लाइज बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर किस किस बोन के दरमियान में होता है। तो ये ग्रेटर और लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड के दरमियान ये फिशर बनता है। ये किस किस चीज को कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स द मिडिल cranial fossa with the orbital cavity और it separates the roof and lateral wall of the orbit. It is widest part of the fissure is medial part. जो मैंने देखा MCQs में आया हुआ था कि कौन सा पार्ट है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का जो वाइडेस्ट है, वो इसका मीडियल पार्ट है। अच्छा, अब इसमें से बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इस फिशर में से पास करते हैं। LFT 369। अच्छा, लैक्रिमल L से, फ्रंटल F से, T ट्रोक्लियर, ये 3 नर्व्स हैं जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से पास करती हैं। LFT लैक्रिमल, फ्रंटल एंड ट्रोक्लियर। आगे 36 क्या है आपको पता है? थर्ड नर्व ओकुलोमोटर होती है और 6 नर्व एब्ड्यूसेंट होती है। और N से नेजोसिलरी नर्व। ये टोटल 6 नर्व्स हैं। LFT 3 ये हो गई और 36N 3 ये हो गई। तो ये टोटल 6 नर्व्स पास करती हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से। इनको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, LFT 36N। एक चीज और है, वो है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ये भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से पास करती है। तो बहुत ज्यादा MCQs ऑर्बिट में से, इसके कंटेंट में से बनते हैं। एक बोन्स पूछी जाती हैं और फिर ये फिशर के कंटेंट पूछे जाते हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जो चीज इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि ये किस किस बोन के दरमियान होता है, वो मैंने आपको बताया, ग्रेटर और लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड के दरमियान। Inferior orbital fissure. Inferior orbital fissure, it lies between the greater wing of sphenoid and the maxilla. पास क्या क्या होता है? इसका निमोनिक है ZMP। Z से zygomatic नर्व, M से maxillary नर्व और P से pterygopalatine ganglion। हमने ZMP पीछे भी पढ़ा है, आपको याद होगा कि ZMP फ्लोर का होता है, zygomatic बोन, मैक्सिलरी बोन और पैलेटाइन बोन। यहाँ पे ZMP zygomatic नर्व, मैक्सिलरी नर्व और टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। इसके साथ इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में से इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो आई थिंक कि इसको याद करना कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए अगर आप ये निमोनिक्स जहन में रखेंगे। ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल इट लाइज इन द लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जिट पॉइंट है जिससे ऑप्टिक नर्व गुजरती है। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 to 10 मिलीमीटर आपने याद करनी है। और ये किस किस चीज को मिलाती है? इट कनेक्ट्स द मिडल क्रैनियल फोसा विद द ऑर्बिट। और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में से पास करते हैं? ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्टिक कैनाल में से क्या पास करता है? ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और ये लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड में होती है, लेंथ 4 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये याद कर। कॉमन टेंडनस रिंग। कॉमन टेंडनस रिंग, fibrous ring around the optic canal that is the origin of 4 recti muscles। आपको पता है कि जो बोन के ऊपर पेरियोस्टियम की लेयर होती है, वो पेरियोस्टियम की लेयर फाइब्रस लेयर के साथ एक कनेक्शन बनाती है और वो जो फाइब्रस और पेरियोस्टियम की लेयर मिलके एक रिंग बनाते हैं, जैसे कि ये ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर इसको हम कहते हैं कॉमन टेंडनस रिंग। और यहाँ से 4 रेक्टाइल मसल ओरिजिनेट होते हैं, सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस। इसके अलावा लैक्रिमल ग्लैंड की को भी इनरैप करती है ये शीट, और ट्रोक्लिया भी यही फाइब्रस एक रिंग जो होता है ये बनाता है। तो इसलिए, और इसके अंदर से 2 स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं जो ऑप्टिक कैनाल के स्ट्रक्चर्स हैं, सेम वही वाले
उसमें ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड ऑप्टिक नर्व इस कॉमन टेंडनस रिंग के अंदर से पास कर रहे होते हैं। ऑर्बिटल सेप्टम। ऑर्बिटल सेप्टम क्या होता है? शीट ऑफ ऑर्बिटल पेरियोस्टियम दैट एंटर्स इनटू द लिड एंड अटैचेस टू द टॉर्सल प्लेट। शीट ऑफ ऑर्बिटल पेरियोस्टियम यानी कि ऑर्बिट की जो बोन है, इसकी पेरियोस्टियम की ही ग्रोथ होती है, यानी कि पेरियोस्टियम बोन से नीचे लिड में एंटर हो रही है। ये देखें, ये इसकी अटैचमेंट है सुपीरियर फ्रंटल बोन के ऊपर, और वहां से ये शीट आ रही है और आके ये येलो कलर का जो टार्सल मसल है, टार्सल प्लेट है, इसके अंदर आके इंसर्ट हो रही है। इस तरह ये सुपीरियरली भी है, ये इंफीरियरली भी है। इसका काम क्या होता है? ये जो ऑर्बिटल कंटेंट है ये वो लिड में नहीं आने देती। आपको पता है कि ऑर्बिट के अंदर फैट भी होता है, अगर वो फैट लिड के अंदर आ जाए फिर तो बॉगी बॉगी सी लिड्स हो जाए, तो ये गार्ड होता है जो प्रोटेक्ट करता है कि ऑर्बिटल कंटेंट लिड के अंदर एंटर ना हो। तो ये शीट होती है पेरियोस्टियम की, उसकी एक एक्सटेंशन समझ लें आप। और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है तो, और प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस, इनको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसका यही होता है। अगर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है तो वो इस ऑर्बिटल सेप्टम से पोस्टीरियरली एंटर हो चुकी है आपकी इन्फेक्शन, यानी कि मसल्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, ऑर्बिटल फैट इन्वॉल्व हो चुका है, ऑर्बिटल कैविटी इन्वॉल्व हो चुकी है। और अगर वो इस सेप्टम से आगे आगे है, इंटीरियरली है, यानी कि लिड के अंदर मौजूद है, तो फिर वो प्रीसेप्टल है, यानी कि सेप्टम के आगे, वो प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस है। तो इस तरह अगर एमसीक्यू ऐसा आया कि एक पेशेंट आया आपके पास और उसकी लिड स्वेलिंग हुई हुई है, फीवर हुआ हुआ है, लेकिन एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स उसके बिल्कुल नॉर्मल है और प्यूपिल रिजेक्शन उसके बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपका डायग्नोसिस क्या है? क्या वो प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस है या ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है? तो याद रखें, अगर एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स उसकी डिस्टर्ब हैं और नॉर्मल नहीं है और रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो वो प्रीसेप्टल नहीं है, वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है। और अगर एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, इसका मतलब है मसल इन्वॉल्व नहीं हुए अभी, तो फिर वो प्रीसेप्टल है। और इसको जो इसका जो सेपरेटिंग पॉइंट है वो है ऑर्बिटल सेप्टम, और उसके अटैचमेंट मैंने आपको बताई है, सुपीरियरली वो फ्रंटल बोन पे अटैच होता है और इंफीरियरली वो आके टार्सल प्लेट पे अटैच होता है, और जो इंफीरियर वाला है वो इंफीरियरली मैक्सिलर बोन पे अटैच होता है और सुपीरियरली जाके इंफीरियर टार्सस पे अटैच होता है। अच्छा, ट्रॉमा टू द ऑर्बिट। अच्छा, ये हमारा जो सेशन है ना, ये है एफसीपीएस पार्ट 1 के करिकुलम के मुताबिक, तो हमने उसमें वही बातें डिस्कस करनी है जो एग्जाम पार्ट 1 के एग्जाम के हवाले से हैं। ट्रॉमा टू द ऑर्बिट बड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है, लेकिन हम इसमें वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके पार्ट 1 एफसीपीएस एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अच्छा, जब भी कोई भी ट्रॉमा होता है ऑर्बिट को, तो कोई भी वॉल इन्वॉल्व हो सकती है, सुपीरियरली, मिडल, इंफीरियर, फ्लोर, लैटरल, ऑर्बिटल फिशर, ऑप्टिक कैनाल, कुछ भी उसमें हो जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर सुपीरियर मार्जिन ऑफ द रूफ इन्वॉल्व हुआ है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? आपको पता है कि जो सुपीरियर मार्जिन होता है उसके ऊपर एक पुली होती है, ट्रॉक्लिया होता है, उस ट्रॉक्लिया के अंदर से सुपीरियर ओब्लिक मसल पास कर रहा होता है। तो अगर आपके सिनेरियो के अंदर कुछ ऐसा आया है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया कि अगर एक पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है और उसके बाद उसके सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी हुई है, तो बताएं जी कौन सी वॉल डैमेज है या कौन सी पार्ट डैमेज है? तो उसका आंसर सुपीरियर वॉल, या फिर अगर ट्रॉक्लिया दिया होगा तो ट्रॉक्लिया उसका ऑप्शन सही होगा। तो ट्रॉमा टू द ऑर्बिट में ये चीज़ आपने याद करनी है कि रूफ के अंदर जो ट्रॉमा होगा उसके अंदर सुपीरियर मार्जिन इन्वॉल्व होने से ट्रॉक्लिया इन्वॉल्व होगा और उसके साथ सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी हो जाएगी। ब्लो आउट फ्रैक्चर। ब्लो आउट फ्रैक्चर, fracture of the floor of the orbit due to blunt trauma lead to inophthalmos and restricted eye movements. एक रूफ का मैंने आपसे बात की, अब ये दूसरी है फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट का फ्रैक्चर। इसके अंदर इसको हम कहते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर। इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी ऐसी ब्लंट ऑब्जेक्ट जिसका साइज आई बॉल के साइज से बड़ा है, वो अगर वो किसी शक्ल के अंदर हो सकता है, बॉल की शक्ल में हो सकता है, आपकी जो फिस्ट है, मतलब ये मुक्का लगा, थम पंच लगा आपकी आंख के ऊपर,
उससे जो ये ट्रॉमा होगा इसको भी हम ब्लंट ट्रॉमा कहेंगे, और इसकी वजह से जो इंजरी होगी तो इंफीरियर वॉल या फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट के ज़्यादा चांसेस होते हैं डैमेज होने के, और अगर वो होगा तो ऑर्बिटल कंटेंट विल एंटर इनटू द मैक्सिलरी साइनस, तो फैट हो सकता है, मसल इंट्रैपमेंट हो सकती है, इंफीरियर रेक्टस उसके अंदर इंट्रैप हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें इस तरह पता चलेगा कि आई अगर बॉल पीछे की तरफ चला गया तो हमें इनऑफ्थेल्मोस यानी आई का साइज छोटा नजर आएगा, आई पीछे की तरफ रिट्रैक्ट की हुई नजर आएगी। और दूसरी चीज क्या नजर आएगी हमें कि एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होंगी। अगर इंफीरियर रेक्टस इंट्रैप हो गया तो डेफिनेटली आंख ना नीचे जाएगी प्रॉपरली ना ऊपर जाएगी प्रॉपरली, और अगर हम उसका एक्सरे या सीटी स्कैन करवाएंगे तो हमें वो बोन फ्रैक्चर उसके अंदर प्रॉपरली नजर आएगी। तो ये पार्ट वन के हवाले से इसको आपने इतना ही जहन में रखना कि अगर इंफीरियर वॉल या फ्लोर फ्रैक्चर हो या ब्लैंक ट्रॉमा के साथ सिनेरियो आ रहा है तो, और रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट के साथ आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसका डायग्नोसिस ब्लो आउट फ्रैक्चर होगा। ये कुछ पिक्चर्स हैं आपके ब्लो आउट फ्रैक्चर की प्रेजेंटेशन के लिए। उनमें जो सबसे ऊपर वाली पिक्चर है उसके अंदर राइट आई पेशेंट की छोटी लग रही है, इसको हम कहेंगे इनऑफ्थेल्मोस है, इनऑफ्थेल्मोस, और लेफ्ट आई नॉर्मल है। उसके बाद जो नीचे वाली राइट पिक्चर है उसके अंदर पेशेंट को ऊपर दिखाया जा रहा है, और जब वो ऊपर देख रहा है आप गेज के अंदर तो उसकी जो राइट आई है वो ऊपर प्रॉपरली नहीं गई हुई, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, यानी कि इंफीरियर रेक्टस उसका इंट्रैप हो चुका है, वो उसको अलाउ नहीं कर रहा कि वो पेशेंट ऊपर देख सके। तो ये इसका साइन है, और लेफ्ट आई उसकी ठीक है। इस तरह जो लेफ्ट साइड की पिक्चर है उसके अंदर आपको दो आईज के दरमियान उनकी सिमेट्री के अंदर फर्क नजर आ रहा है। एक आई छोटी महसूस हो रही है लेफ्ट, और राइट नॉर्मल फील हो रही है। तो ये कुछ साइंस होते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन की बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं, एक्सरे की फाइंडिंग्स है, लेकिन हमें उतना याद करना है या उतना अंडरस्टैंड करना है जो हमारे डोमेन के अंदर है। तो ये ब्रीफली ऑर्बिट का एनेटमी थी और उसकी अप्लाइड कुछ चीज़ें थी मैंने आपसे डिस्कस की। तो होपफुली इंशाल्लाह अगर आप इसको प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद एक दफ़ा स्नेल्स आई एनेटमी से इसको पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और फिर आपके बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगी। तो होपफुली होपफुली आपको ये जो प्रेजेंटेशन है इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ होंगे और रिकॉल्स होंगे पुराने, वो हम इंशाल्लाह हम जब कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे तो हम उसको फिर इकट्ठा रिवाइज करना शुरू करेंगे। बिकॉज कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसके अंदर ऑर्बिट के अलग से एमसीक्यूज दिए हों और चैप्टर वाइज दिए हों, तो ये थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि कुछ 4-5 टॉपिक पढ़ने के बाद हम रिकॉल्स करने शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। आई वेट फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।